हेल्थ एंड हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन। तो एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि ये हेल्थ अंदर से क्यों आती है, इसका क्या मतलब क्या है इसका। देखो, अगर देखा जाए सारी जो अल्टरनेटिव जितनी भी थेरेपी हैं तो कहीं ना कहीं विदाउट मेडिसिन ही काम कर रही हैं। ठीक है, सबका काम करने का तरीका अलग है। कोई दूसरे तरीके से कर रहा है, कोई डाइट से कर रहा है जी। कोई कुछ दूसरे तरीके से, और भी बहुत सारे तरीके हैं बॉडी को हील करने का। काम सबका एक ही हो रहा है। किसी में थोड़ा रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, किसी में थोड़ा टाइम लग रहा है। काम तो सब कर ही रहे हैं। मनोज जी, न्यूरोथेरेपी क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है? न्यूरोथेरेपी ये हमारी प्राचीन साइंस है जो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आपने देखा होगा कि लुप्त हो गई थी। बहुत सारी पैथी अभी निकल के आ रही हैं, बहुत सारी। और ये अंग्रेज़ों के टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई थी। केवल हम एक चीज़ को जानते थे, एलोपैथी। उस आयुर्वेदिक भी जानते थे, जानते सब कुछ थे, पर उनका इतना रिजल्ट नहीं था। तो अभी आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक को भी लोग पहचान रहे हैं आज के टाइम में, और आयुर्वेदिक ग्रोथ कर रही के बाद ज़्यादा। हाँ, कोविड के टाइम तो इसलिए हमें समझ आ गई क्योंकि कोविड में जो चीज़ें हमने जो एलोपैथी से चीज़ें चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जो हम एलोपैथी से रिजल्ट चाहते थे तो वहाँ उसके बल्कि साइड इफ़ेक्ट हुए। तो बाकी हमने देखा कि लोग घर में काढ़ा पी के ठीक हो गए, कोई 3-4 दिन रेस्ट किया, हीलिंग की बॉडी की, तो वो अपने आप ठीक हो रही थी। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें एलोपैथी से और ख़राब हो रही थी, साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। और जिन्होंने एलोपैथी ली है या हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं उनको आज भी उस साइड इफ़ेक्ट हैं, उनको आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन उस टाइम ली हैं तो आप उनको देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो आपको बताएंगे कि मुझे जब से लीवर में दिक्कत आ गई, पेट खराब रहने लगा, लंग्स में मेनली। हाँ, दूसरा क्या है कि एनर्जी लेवल उतनी नहीं रही जो इससे कोविड से पहले जो एनर्जी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब गड़बड़ हुई हैं। उनका जो बॉडी का अपना हीलिंग प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो गया। वो जो मेडिसिन जो दी थी उस टाइम तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए थे। तो न्यूरोपैथी और नेचुरोपैथी क्या ये एक ही चीज़ है या अलग अलग है? देखो, नेचुरोपैथी का काम करने का तरीका अलग है और हमारा अलग है। न्यूरोथेरेपी क्या है कि आपके अंदर के जो चैनल हैं उस पे काम करती है। नेचुरोपैथी क्या है कि आपको नेचर से रिलेटेड, जैसे वो मिट्टी लगाएंगे या आपको जैसे लूज मोशन के लिए कुछ मेडिसिन देंगे या उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस कराते हैं, तो वो क्लीनिंग पे काम करते हैं। हीलिंग पे अगर कोई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो न्यूरोथेरेपी आप कह सकते हैं। न्यूरोथेरेपी का प्रोसेस क्या है और कौन कौन से कॉमन डिसीजेस को आप न्यूरोथेरेपी से ट्रीट करते हैं? देखो, न्यूरोथेरेपी में वैसे मैंने बताया कि ये हम कहीं ना कहीं हील करते हैं। अगर हम हीलिंग पावर को बढ़ा दें, हीलिंग बहुत अच्छे से बॉडी की होने लगे तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत सारी, जैसे मैंने देखा है कि थायराइड लोगों का ठीक नहीं होता है, पर हम जैसे 3-3, 4-4 महीने हमने उस लेवल पे काम किया है तो लोगों का थायराइड भी ठीक हो गया। अगर शुगर डायबिटीज आ गई है तो हमने शुरुआत में ही पता चल गया कि डायबिटीज, अभी पता चला कि डायबिटीज आई हुई है तो हम डायबिटीज पे जैसे हमने कुछ पॉइंट दिए, 2-3 महीने उनको सिखा दिया, कुछ वो करते रहे, तो अभी हम देख रहे हैं कि 5 साल से उनको दोबारा डायबिटीज नहीं आई। तो मनोज जी, बॉडी के अंदर बीमारी आती कैसे है? सबसे पहले शुरुआत बॉडी के अंदर बीमारी आने की कहाँ से होती है? सबसे पहले बीमारी आने का कारण आपका पेट होता है, डाइजेशन सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा लोगों का खान पीन खराब होने की वजह से पेट खराब रहता है। जैसे उनका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, वो रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। अगर हमारे प्राचीन साइंस को या प्राचीन लोगों को देखोगे तो वो बहुत लेट नाइट खाना नहीं खाते थे। अगर भूख भी है, सिस्टम को फॉलो करने के लिए कहते हैं।
हाँ, तो सबसे बड़ा कारण आपका पेट ही होता है। अगर रेगुलर आपका ख़राब होता चला जा रहा है और आपका ध्यान नहीं है कि चलो वो चल रहा है कोई बात नहीं, तो वो छोटी बीमारियां जो आएंगी वो एक दिन बहुत बड़ी बीमारियां का रूप ले लेंगी। तो कहीं ना कहीं हम अगर पेट को ठीक रखते हैं तो वो 80% बीमारी आने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप कैसे काम कैसे करती है न्यूरोथेरेपी थायराइड के केस में या शुगर के केस में? इसको थोड़ा सा विस्तार से और आप बताइए। देखो, अगर हम पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, तो मैंने कहा ना हम ऑर्गन्स पे काम करते हैं, ग्लैंड पे काम करते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए उस ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए या इंसुलिन बनाने के लिए उस ग्लैंड को हम सर्कुलेशन भेजेंगे। अगर हमने 10 टाइम किसी खास पॉइंट पे 10 बार दबाया 6 सेकंड के लिए, तो आपकी पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगी और वो धीरे धीरे इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। अगर कुछ बॉडी में कुछ पॉइंट्स को आप प्रेस करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, पॉइंट प्रेस करते हैं, उसकी कुछ सेकंड्स होती हैं। मैंने कहा ना 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, 10 बार प्रेस करते हैं, किसी में 8 बार प्रेस करते हैं, तो वो प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है कि 6 बार किया, 8 बार किया, 10 बार किया, तो वो बदलता रहता है। जिस बीमारी में करना है उसका वो टाइम पीरियड बदल जाएगा। और ये पॉइंट्स को प्रेशर करके ही उसको सर्टेन ऑर्गन को एक्टिवेट करके उसको हील करने हाँ, बॉडी को हील करने। क्या ऑपरेटेड पेशेंट्स के लिए भी न्यूरोथेरेपी काम करती है और उनके लिए क्या सेफ होती है ये? हाँ, जैसे किसी जॉइंट की हमने सर्जरी कराई है और वहाँ प्रॉपर दर्द रह जाता है या वो एरिया मूवमेंट नहीं कर पा रहा है या मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि सर्जरी करने के बाद उस जॉइंट को हम कहते हैं कि सीधा रखना है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए जैसे प्लास्टर भी चढ़ाते हैं, जैसे सर्जरी करने के बाद अगर प्लास्टर चढ़ा देते हैं कुछ टाइम के लिए कि इस जॉइंट को हिलाना नहीं है, तो मसल्स भी ब्रेक हो जाती हैं। तो उस केस में हम बाद में न्यूरोथेरेपी से उसे खोल सकते हैं। अगर या हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाई या सर्जरी ठीक से नहीं हो पाई, तो उस केस में भी बहुत सारे लोगों को आराम हुआ है। तो मनोज जी, ऐसे कितने हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करके ऑर्गन्स को या ओवरऑल हेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं? तो आप कितने पॉइंट्स पे काम करते हैं? वैसे तो देखो बहुत सारे पॉइंट हैं न्यूरोथेरेपी के। एक्यूप्रेशर में तो और भी ज़्यादा हैं, पर न्यूरोथेरेपी जैसे आपके ये फिंगर हो गए, ठीक है, थाइस हो गई, ये नीचे वाली थाई हो गई, ये जॉइंट हो गए और इससे पीछे भी हो गए। और फिजिकल पॉइंट में तो ऑल ओवर बॉडी आ जाती है। जैसे फिजिकल ट्रीटमेंट देना है, केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, तो उसमें तो ऑल ओवर बॉडी, मतलब सारी बॉडी के पार्ट्स आ ही जाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी और एक्यूप्रेशर क्या अलग अलग है या एक ही चीज़ है? हाँ, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। क्या इनका काम करने का तरीका भी अलग है? हाँ, तरीका भी अलग है। क्या देखो, मुझे जो ज़्यादा एक्यूप्रेशर के बारे में नहीं पता, पर न्यूरोथेरेपी में जैसे सेकेंड्स होती हैं और मैंने देखा है एक्यूप्रेशर में कोई सेकंड नहीं होती, कितनी बार किस पॉइंट को दबाना है ये नहीं होता, जो कि न्यूरोथेरेपी में होता है। आपको लगेगा कि ये भी तो दबा रहे हैं और ये भी दबा रहे हैं, पर मैंने कितनी बार दबाया उसका एक साइंस है। उन्होंने अगर किसी चीज़ को दबा के टैपिंग कर दी परमानेंटली, हमने कहा कि ये 10 बार दबा लिया है, बस हो गया काम, फिर कल 10 बार दबाना है, हो गया काम। तो इसका ये तरीका है। और दूसरा क्या है कि वो किसी एक नर्व्स पे प्रेशर डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ किसी चीज़ को दबा रहे हैं, वो प्रॉपर उस चीज़। तो हमारा क्या है कि जैसे हमने इस पॉइंट को कुछ सेकंड के लिए दोनों को दबाया, तो पूरी मसल्स को हम ब्रेक कर रहे हैं। पूरी ये जो मसल्स है पूरे सर्कुलेशन को रोक रहे हैं हम। अगर मैंने इस साइड सर्कुलेशन रोका, इस थाई पे और इस पे, तो मेरा लीवर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि उनका एक ही पॉइंट होगा कहीं कि वो टैपिंग कर देंगे। टाइम ड्यूरेशन भी कुछ नहीं होती है, ओवरनाइट भी हम स्ट्रिप्स लगा के उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने बताया कि आपके इसमें टाइम बहुत विशेष इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पर पूरा गुरुजी ने रिसर्च की हुई है कि कितनी टाइम तक ही दबाना है, उससे ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि उससे ज़्यादा दबाओगे तो वो कुछ और काम करेगा।
तो इस पे मतलब कितने टोटल होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे ओवरऑल? अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, उसके अंदर मेन हमारे इम्पोर्टेंट 5-6 हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स हैं उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए कितने पॉइंट्स होंगे टोटल? जैसे आपका देखो, अगर आपने लीवर हो गया, ऑर्गन्स की बात करें, पेनक्रियाज हो गई, किडनीज हो गई, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जी, जी। तो इन सब पे काम करते हैं। दूसरा, सर्कुलेशन का कुछ इशू आ रहा है या जैसे मसल्स ब्रेक हो गई है, तो फिजिकल कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। तो क्या जैसे फैटी लीवर है, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, इन सभी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी से हो सकता है? हाँ। और कितने टाइम में? क्योंकि हम हील कर रहे हैं, तो हील करने का मतलब है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, आपकी बॉडी ट्रीटमेंट कर रही है। मैंने सिर्फ बॉडी को हेल्प की है। मैंने उस बीमारी को ठीक करने के लिए, जो आपकी बॉडी उसको नहीं कर पा रही थी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने उसको हेल्प किया है। जो सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, वो सर्कुलेशन मैंने ठीक किया है। बाकी काम बॉडी का है, वो कर लेती है। अगर लीवर तक सर्कुलेशन नहीं जा रहा है या लीवर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो उस हीलिंग प्रोसेस को हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। उसकी हेल्प कर सकते हैं, लीवर की हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेट लेके जा रहा है और हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो वो आसानी से चला जाएगा, और नहीं करें तो वो नहीं जा पाएगा। तो वैसे ही ऑर्गन्स हैं, अगर हम इनकी हेल्प कर दें तो ये बीमारी को अपने आप भी ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे केस में बहुत सारे बच्चे ठीक होते देखे हैं मैंने। जैसे बचपन में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम थोड़ा डाइट ठीक करके, थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करके, तो वो बच्चा ग्रोथ भी कर जाता है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स चली आ रही होती हैं वो ठीक हो जाती हैं एक टाइम बाद। और आप अपने इस ट्रीटमेंट में कुछ और भी टेक्निक्स को आप कंबाइन करते हैं, या खाली आप पॉइंट्स को कितने टाइम तक प्रेस करना, इसी टेक्निक को सिर्फ अगर ज़रूरत लगती है तो वो भी करते हैं। अगर हमें जैसे कैरोप्रैक्टर का कुछ हो गया कि हमें ज़रूरत लगी कि यहाँ बोन्स एडजस्टमेंट करना है, अच्छा, डिसबैलेंसिंग कहीं पे है, हाँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए कई बार हम कैरोप्रैक्टर का यूज करके, फिर हीलिंग करने के लिए, मसल्स को वहाँ सेट करने के लिए, उस जो बोन्स है उसको, जैसे कहीं इंजरी है तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी यूज करते हैं। और देखना पड़ता है कि किस केस में हम कैरोप्रैक्टर कर सकते हैं, किस में नहीं। अब किसी को बोन्स की बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हम उसमें कैरोप्रैक्टर देते ही नहीं। और कैरोप्रैक्टर भी देखना होता है कि कितना प्रेशर देना है मसल्स को ठीक करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। आपको कितना प्रेशर करना है, उस बोन्स को सेट करने के लिए कितना प्रेशर करना है, तो वो प्रॉपर पता होना चाहिए, जब ही कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो वो गलत हो सकता है। हेल्थ एंड हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन, तो एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि ये हेल्थ अंदर से क्यों आती है, इसका क्या मतलब, क्या है इसका? देखो, अगर देखा जाए सारी जो अल्टरनेटिव जितनी भी थेरेपी हैं, तो कहीं ना कहीं विदाउट मेडिसिन ही काम कर रही हैं। ठीक है, सबका काम करने का तरीका अलग है। कोई दूसरे तरीके से कर रहा है, कोई डाइट से कर रहा है जी। कोई कुछ दूसरे तरीके से, और भी बहुत सारे तरीके हैं बॉडी को हील करने का। काम सबका एक ही हो रहा है। किसी में थोड़ा रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, किसी में थोड़ा टाइम लग रहा है। काम तो सब कर ही रहे हैं। मनोज जी, एलोपैथी में किसी भी एक तरह की बीमारी को क्योर करने के लिए मोस्टली पेशेंट्स को सिमिलर मेडिसिन दी जाती है, बट न्यूरोथेरेपी में हर किसी पेशेंट को, इवन दो बीमारी सेम है, बट ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो, एलोपैथी में जब आपने कहा कि एक जैसी ही मेडिसिन होती है या एंटीबायोटिक का यूज होता है, सिर दर्द है तो सिर दर्द के लिए एक ही मेडिसिन कोई भी ले लेता है ना, या जैसे एंटीबायोटिक का ही ज़्यादातर यूज होता है। बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जो डायग्नोज करने का तरीका है वो अलग है। एलोपैथी का जो डायग्नोज करने का तरीका अलग है, क्योंकि हम सिम्टम्स के हिसाब से डायग्नोज करते हैं।
वो जो देखो पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट हैं वो तो चलो काम करती हैं कि ये प्रॉब्लम है, पर हम कुछ सिम्टम्स भी देखते हैं बॉडी में। और कई बार रिपोर्ट नहीं होती तो हम उस सिम्टम्स के आधार पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो सिम्टम हमें ज़रूरत नहीं होती कि आपने कितनी रिपोर्ट निकलवा रखी। कुछ हमारा सिम्टम्स चेक करने के तरीके होते हैं, आपके सिस्टम को चेक करने का तरीका होता है, आपके पेट को चेक करने का तरीका होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए इलाज करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। आप हर बीमारी को कैसे डायग्नोज करते हैं? अगर जैसे आपने कहा कि पेट में दिक्कत रहती है, तो मैं कहूँगा कि सुबह खाली पेट आना। अच्छा। सुबह जब खाली पेट आओगे तो हम जैसे जैसे दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस ऑर्गन्स में आपको पेन आ रहा है, किस पेट के किस हिस्से में पेन आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत है और हमें कैसे ठीक करना है। तो वो दूसरा एक और तरीका है कि हम कुछ सिम्टम्स पूछते हैं। आप जब आप कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं उस प्रॉब्लम के, तो वो सिम्टम्स जब हमें पता चलता है तो हमें पता तो होता है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ इस एरिया में प्रॉब्लम है। हाँ, अगर सर्वाइकल है तो कंधों में दर्द आएगा ही, गर्दन में दर्द आ सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा है तो, और भी ज़्यादा सीवियर है सर्वाइकल तो सुनपन आ सकता है। तो ऐसे ही उस बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। अगर अब मैंने एक केस देखा था कि किसी को MRI निकाल दी ब्रेन की, उनको सर्वाइकल था, वैसे मुझे ही नहीं, सर्वाइकल था, उनको ब्रेन की MRI निकाल दी और बाद में पता चला कि ब्रेन में तो कुछ है ही नहीं। तो वो मेडिसिन क्या, तो उन्होंने पेन किलर दी। उसके बाद वो बंदा थक गया क्योंकि मजदूर आदमी था, उनके पास उतना नहीं था। किसी ने मेरा नंबर दे दिया तो वो मेरे पास आए, तो हमने सिम्टम्स चेक किए तो मुझे लगा कि इनको तो सर्वाइकल हो सकता है। तो सर्वाइकल का 3 दिन ट्रीटमेंट दिया, वो बंदा कहता मैं तो ठीक हो गया, जो कि 3 महीने एलोपैथी में मेडिसिन खा के परेशान होके हल नहीं मिला। नहीं तो उसका पहले हमें एक्सरा निकालना चाहिए। अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक्सरा निकालना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आज की डेट में फैटी लीवर एलोपैथी के हिसाब से देखें तो बहुत कॉमन है, लगभग हर किसी को फैटी लीवर है। तो वैसे ही थायराइड की प्रॉब्लम फीमेल्स में कॉमन है। तो इनको किस तरीके से आप डायग्नोज करते हैं और इसके ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है? देखो, अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि ये कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन होता तो 20 साल पहले भी होता। अभी 20 साल में वो कॉमन क्यों हो गया? हाँ, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो आप इसको कॉमन कह रहे हैं पर वो कॉमन नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको ठीक नहीं कर सकते या कर नहीं पा रहे। तो इसलिए हमने कह दिया कि हो सकता है कि जो कॉमन कह रहा है उसको भी हो, जो कॉमन बोल रहा है हो सकता है उसको भी फैटी लीवर हो, पर ये कॉमन हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम इसे कॉमन कहने लगे तो जो 15 साल का बच्चा है उसको भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, खान पीन को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, कहीं ना कहीं खान पीन की वजह से फैटी लीवर होता है। आपकी जो खाने की टाइमिंग है वो गलत है, लेट नाइट खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, जो लीवर के लिए हानिकारक चीज़ें हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं आप। तो अगर फैटी लीवर हो रहा है तो आप उनको छोड़ो। फिर उसके बाद हमारे न्यूरोथेरेपी में एक ट्रीटमेंट है 1 पॉइंट लीवर। अगर हम 1 पॉइंट लीवर कुछ टाइम तक रेगुलर चलाते हैं तो लीवर धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों के फैटी लीवर जो आ रहे थे वो रिपोर्ट में बाद में ठीक भी हुए हैं कि ठीक। तो लगभग लीवर और थायराइड से रिलेटेड डिसीज़ को क्योर होने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 महीने मान के चलो। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो ज़्यादा भी हो सकता है, और किसी किसी की 15 से 20 दिन में भी हो सकती है। फैटी लीवर कौन से ग्रेड को आपने रिवर्स कर दिया टू नॉर्मल? देखो, अब मुझे बताया था कि किसी का 80%, मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, उन्होंने कहा कि 80% तक लीवर डैमेज हो चुका है। हमने ऐसा कोई ये नहीं कहा कि हम गारंटी लेते हैं या हम ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम कोशिश करते हैं। तो इस तरह के 80% तक
जो लीवर जो काम नहीं कर रहा था वो दोबारा से रिपेयर हो गया, काम करना शुरू कर दिया। तो इस स्टेज तक हमने देखा है कि लोग ठीक हुए हैं हीलिंग करने से। और किस तरीके की सक्सेस स्टोरी आपके पेशेंट्स की तरफ से है? नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे अब किसी को नी का ऑपरेशन बोला हुआ था तो वो अभी बड़े आराम से चल पा रहे हैं, घुटने में दिक्कत नहीं है। या बैक की सर्जरी बोली हुई थी, MRI भी हैं उनकी मेरे पास पड़ी हुई हैं। और काफ़ी टाइम से और भी बहुत सारी जगह भी गए थे वो, पर वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। करीब 2 महीने आए, 2 महीने में ठीक हो गए। मैंने 4 महीने का टाइम दिया था उन्हें। उनकी हीलिंग प्रोसेस अच्छी थी तो वो जल्दी ठीक हो गए। तो जॉइंट्स वगैरह में भी न्यूरोथेरेपी काम करती है? जॉइंट्स पेन हो गया किसी भी तरीके का, या ये सब बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी न्यूरोथेरेपी? हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा पेट खराब रहता है तो आप न्यूरोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। गैस ज़्यादा बन रही है, न्यूरोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। सिर में दर्द रहता है तो न्यूरोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन है तो न्यूरोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूरोथेरेपी से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते ही वो खाली पेट एक टैबलेट लेते हैं गैस की, जो हम कहते हैं कि 15 दिन बाद वो छूट जाएगी, 15 दिन हमारे पास आ जाओ। तो बहुत सारे लोगों की छुट्टी भी है। और बहुत सारे लोगों का जो पेट है वो हमेशा ख़राब ही रहता है या कॉन्स्टिपेशन ही रहता है रेगुलर। और सिर में दर्द बना रहेगा, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरह की जो पेट की समस्याएं वो मतलब इससे 100% ठीक होती हैं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब पेट के बहुत सीवियर पेशेंट भी, IBS क्योर नहीं होता एलोपैथी में अगर देखा जाए, वो एंटीबायोटिक चलाते हैं। और हमारे पास काफ़ी पेशेंट हैं जो IBS के ठीक हुए हैं। और पेट के कारण ही 80 से ज़्यादा, हाँ 80% से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो नर्वस सिस्टम का हमारी ओवरऑल वेलबींग में क्या रोल है? देखो, नर्वस सिस्टम का जो आपने देखा होगा BP भी एक नर्वस सिस्टम से, क्योंकि एक टाइम बाद वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम जैसे डर लगता है, ये भी रोल उसी का होता है। नर्वस सिस्टम का भी डरना है या एकदम से आपको कुछ भी फाइट करनी है तो नर्वस सिस्टम आपको तैयार करता है उसके लिए। जैसे एकदम से कुछ भी हुआ तो आप तुरंत एक्शन लेंगे तो वो नर्वस सिस्टम ही काम करेगा वहाँ। वो वहाँ रोल नर्वस सिस्टम का ही होगा। आपने देखा कि एकदम से कहीं कोई पिलर गिर गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो एकदम से जो एक्शन होता है वो नर्वस सिस्टम का। हाँ, जैसे मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे पता चले कि वो दीवार गिरने वाली है तो मैं दौड़ जाऊंगा। वैसे नहीं चल पा रहा। अगर मुझे पता लगा कि, तो वो नर्वस सिस्टम में वो पावर होती है कि आपको इमीडिएटली तैयार करता है। मनोज जी, विटामिन की डेफिशिएंसी से हुए डिसऑर्डर्स को बिना मेडिसिन कैसे न्यूरोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है? देखो, विटामिन्स की कमी भी कहीं ना कहीं एक डाइजेशन इशू है। क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें खा रहा हूँ और उसके बाद भी विटामिन्स कम आ रही हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो डाइजेशन है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं चीज़ों को। तो उस कारण से भी विटामिन्स की कमी आ जाती है। और बहुत सारे लोग मैं बताते हैं कि मैं दूध भी पी रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ और फिर भी सारी डेफिशिएंसी है, तो उनका कहीं ना कहीं पेट खराब रहता है। तो क्या इन विटामिन्स को जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इनको खुद ही ऐसा एक्टिवेट किया जा सकता है कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करे, हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े? कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का अगर हमने किया भी है कि जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हमने कुछ हमारे पॉइंट होते हैं, हम उनको प्रेशर देते हैं तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और क्या ऐसा भी है कि कम्प्लीटली सप्लीमेंट्स को रिप्लेस कर सकें अगर हम कुछ पॉइंट्स को लर्न कर लें, डेली बेस पे उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें न्यूरोथेरेपी को, और सप्लीमेंट ही ना लेने पड़े हमें? ज़रूरत नहीं है अगर खान पीन आपका अच्छा है तो। अगर आपका डाइजेशन नहीं होता कि सारे विटामिन हमें हमारे इस खाने से मिल पाएँ। नहीं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं दिन में, सलाद भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, मखाने भी खा रहे हैं
और आपका ये ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो आप देखो कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं ली। सारी विटामिन्स तो हम खाने में ले रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। वो सब खा रहे हैं पर वो सब पच नहीं रहा हमें। तो हमारी लाइफ स्टाइल की भी उसमें दिक्कत होती है कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सारे दिन हम सीट पे बैठ के खा ही रहे हैं सिर्फ उन चीज़ों को, एक डस्टबिन में डाल रहे हैं। और आपने देखा होगा विटामिन्स जो बाहर से ले रहे हैं वो भी बहुत लंबे टाइम तक हम नहीं ले सकते। कुछ टाइम के लिए स्टेंट के लिए ले हाँ स्टेंट के लिए ले सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप उनको नहीं लेते। और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं अगर आप लंबे टाइम से ले रहे हैं तो। तो जनरली किस तरीके का डाइट शेड्यूल आप सजेस्ट करते हैं और किस टाइम पे कौन सी चीज़ खानी चाहिए? वैसे जैसे हम कहते हैं कि सलाद दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। दही हो गया, रायता हो गया, और हैवी प्रोटीन्स वाली चीज़ें कहते हैं कि हम रात में नहीं खाने चाहिए। दोपहर में जितनी भी हाई प्रोटीन्स की चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे 5 बजे के बाद जैसे सूर्य ढलना शुरू होता है ऐसे ही हमारा डाइजेशन वीक होता चला जाता है। शाम के बाद आपने देखा होगा पहले जो जैनी थे, जो लोग थे, वो रात को खाना नहीं खाते थे। वो 5 बजे तक जो खाना था वो खा लेते थे, वो रात को खाना नहीं खाते थे। तो उनकी भी एक साइंटिफिक रीजन था, वो ऐसा नहीं था कि ये धर्म है, वो एक रीजन था कि वो लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं जो रात को लेट नाइट खाना नहीं खाते। और शाम के बाद ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं खाते। हाँ, मतलब अगर लेट खा रहे हो तो और आपको भूख है तो बहुत कुछ हल्का ले लो। बहुत हल्का। न्यूरोथेरेपी में कोई डाइट प्लान आप सजेस्ट भी करते हैं? न्यूरोथेरेपी में वैसे हम कहते हैं कि मैदा नहीं खानी, आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी, तली हुई भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी, रात को हाई प्रोटीन्स चीज़ें नहीं खानी। अगर ज़्यादा डाइजेशन इशू है तो कुछ टाइम के लिए प्रोटीन्स तो बंद ही करा देते हैं। राजमा, छोले, चावल, ये कड़ी और आपका गोभी, जो बायवादी वाली चीज़ें वो बंद करा देते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ में नहीं करा। तो डाइजेशन इश्यूज को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही एक सिम्टम है उसका डायग्नोस करने के लिए या और क्या? मैंने कहा कि जैसे हम पेट को चेक करते हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ, जैसे मैंने यहाँ दबाया इस हिस्से को तो मुझे पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती है अगर इस हिस्से में दर्द है तो। इससे नीचे बनती है तो कहीं ना कहीं मेरी नाभि डिस्टर्ब है, और इससे नीचे अगर दर्द है तो वो गैसाई पॉइंट बोलते हैं हम। गैसाई, ये गैस ओनली, फिर नीचे गैसाई पॉइंट है। अगर इस हिस्से में दर्द रहता है सेंटर एरिया में तो वो कहेंगे कि हम लीवर में कुछ इशू आ रहा है। इस हिस्से में, लीवर के अपोजिट इस हिस्से में अगर दर्द आ रहा है उसका मतलब है कि स्प्लीन में कुछ दिक्कत आ रही है। और इन साइडों में अगर दर्द आ रहा है तो जैसे लेडीज़ों को राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, तो उससे संबंधित वो दर्द हो सकता है। अगर इस एरिया में बीच के इधर उधर दर्द आ रहा है तो वो आपकी नाभि डिसबैलेंस है, उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। जी जी जी। तो खाली कॉन्स्टिपेशन ही एक तरीका नहीं है इसको पहचानने का। कौन से प्रिकॉशंस हैं जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट के टाइम पेशेंट्स को लेने चाहिए? एक तो ये है कि जैसे मैंने खाना खाया है तो मैं न्यूरोथेरेपी नहीं ले सकता 2 घंटे बाद। खाने के बाद नहीं ले सकता। हाँ जी। अगर मैंने कुछ हल्का खाया है तो आधे घंटे बाद ले सकता हूँ। कुछ हैवी खाया है तो 1 घंटे का गैप रखते हैं, 1 से 2 घंटे का गैप। और अगर मैंने न्यूरोथेरेपी ली है तो आधे घंटे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यही होता है इसमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। हाँ, वो शायद एक्सरसाइज में भी यही रहता है कि अगर मैंने खाना खाया है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर मैंने एक्सरसाइज करके आए तो तुरंत कुछ नहीं खाना। जी जी जी। और न्यूरोथेरेपी जनरली कौन सा टाइम पे करवानी चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हो, सुबह, दोपहर, शाम, या सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि खाना? वैसे अगर देखा जाए जिनको पेट का इशू रहता है तो हम कहते हैं कि सुबह थोड़ा ज़्यादा बेटर है, खाली पेट हुआ। बाकी और किसी भी प्रॉब्लम के लिए बस वो आधे घंटे का गैप चाहिए हमें, आधे से 1 घंटे का गैप होना चाहिए तो वो कर सकते। अपर सर्वाइकल हेल्थ क्या है और ये जनरल कायरोप्रैक्टिक से कैसे अलग है?
देखो अपर सर्वाइकल है तो जैसे आपने देखा होगा कि सिर दर्द रहेगा, ये मसल्स स्टिफ हो जाएंगी और ये भी ब्लॉक हो सकते हैं आपके, यहाँ तक ये भारीपन आ सकता है अगर बहुत तेज है तो। और न्यूरोथेरेपी में हमारा एक क्लॉकवाइज पॉइंट होता है। क्लॉकवाइज अगर मतलब अभी आपको चक्कर भी आ रहे हैं और मैंने आपको क्लॉकवाइज पॉइंट दिया तो इमीडिएटली आपको जो चक्कर आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा रिलैक्स आएगा, जैसे नींद सी आने लगेगी कि ये सारा हिस्सा मेरा रिलैक्स हो गया, मैंने उस हिस्से में सर्कुलेशन बढ़ा दिया। कायरोप्रैक्टर ने क्या किया कि वहाँ खींचतान करके वहाँ सर्कुलेशन बढ़ा दिया, पर सर्कुलेशन प्रेशर उधर ही आ गया जहाँ पे पेन था। हाँ, पर होता क्या है कि अगर मैंने कायरोप्रैक्टर से उसे, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो आवाज़ें आती हैं, वो क्योंकि जॉइंट होते हैं बहुत सारे, तो कई बार वो रिलीज हो जाती हैं चीज़ें, सर्कुलेशन हो जाता है। पर सर्वाइकल और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे दोनों जॉइंटों के बीच में गैप कम हो रहा है या जो फ्लूइड है वो कम सूख रहा है या कम हो रहा है, तो उस वजह से भी सर्वाइकल के वर्टेब्रा के बीच में जो दिक्कत आ रही होती है तो वो कई बार उससे ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि हम उससे क्या है कि उसको रिलीज कर रहे हैं, हीलिंग तो हो ही नहीं पा रही, तो वो हीलिंग के लिए हम न्यूरोथेरेपी देते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में इसका क्या प्रोसेस रहता है? जैसे कायरो प्रैक्टिशनर में तो ठीक है बताया, ये हम कहते हैं कि ये एसिडिक बीमारी है। जी जी। जो सर्वाइकल है हम कहते हैं वो एसिडिक बीमारी है, तो एसिड को बैलेंस करते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कायरोप्रैक्टर ने कुछ टाइम के लिए वहाँ रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के लिए हमारे पास क्लॉकवाइज पॉइंट होते हैं जो मसल्स को भी हील करते हैं। उसको तो रिलीज करते ही हैं, जो प्रेशर आ रहा होता है, जो मसल्स खिंची हुई होती हैं उसको तो बैलेंस करता ही है क्लॉकवाइज। दूसरा क्या करता है, उसे हील भी करता है, क्योंकि हर हिस्से में वो सर्कुलेशन बढ़ाता है। कायरोप्रैक्टर क्या करेंगे कि उसी हिस्से पे काम करेंगे जहां आपको दिक्कत है। न्यूरोथेरेपी क्या करेगी कि वहाँ भी काम करेगी जहाँ आपने मुझे नहीं बताया कि यहाँ मुझे कोई दिक्कत है, उन पॉइंट्स को भी वो एक्टिवेट करें। हाँ, अगर मैंने बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी एक एरिया की नहीं कर रहा, मैं हर जॉइंट पे काम कर रहा हूँ। आपको इंजरी हुई है, आपने कहा मुझे यहाँ इंजरी हुई है, ठीक है, अब मैंने इंजरी के लिए पॉइंट दिया, आपने नहीं बताया कि मेरे घुटने में भी दर्द था, तो सामने वाले ने कहा कि ये भी ठीक हो गया, मेरा घुटना दर्द भी ठीक हो गया। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर इंजरी पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक जॉइंट की इंजरी पे काम नहीं कर रहे, ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी इंजरी है तो वो क्योर हो जाएगा। तो मैंने वही कहा कि हम हीलिंग पे काम करते हैं। हीलिंग का मतलब ये होता है कि वो कहीं भी कोई दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी, जो आपने नहीं भी बताई वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। और स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, इस तरीके की बीमारियों पे न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है? देखो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं जो आ रहा है वो जैसे या तो सर्कुलेशन कम हो रहा है, या जैसे बीपी लो हो रहा है, या आपने कोई चीज़ किसी से झगड़ा हो गया, या कोई ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तब भी वो स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस में कई बार होता क्या है कि हमारी नींद भी गायब हो जाती है, क्योंकि अगर आपको नींद आ जाएगी तो सुबह तक वो जो स्ट्रेस था वो जीरो हो जाएगा। अगर नींद नहीं आई तो वो दूसरे दिन डबल हो जाएगा और तीसरे दिन ट्रिपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसे रिलैक्स करने के लिए नींद के पॉइंटों पे काम करते हैं। बॉडी को उस टाइम तो रिलैक्स करते ही हैं, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ये सिस्टम भी बिगड़ जाता है, पेट का डाइजेशन इशू भी आ जाता है, तो हमें एनर्जी भी नहीं मिल पाती उस विचारों से लड़ने की। अगर मेरा पेट बहुत ख़राब है और किसी से मेरा झगड़ा हो रहा है तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। अगर मेरा पेट बहुत ठीक है और किसी से कोई विवाद हो रहा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं बैलेंस में होके सामने वाले को भी बैलेंस कर दूँगा। कि अगर मैं इनबैलेंस हूँ तो कहीं ना कहीं खुद तो इनबैलेंस हूँ, सामने वाले को भी इनबैलेंस कर दूँगा। तो पेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये डिप्रेशन है या हेडेक है तो पेट के साथ साथ हम नींद के पॉइंटों पे काम करते हैं, रिलैक्सेशन
पॉइंटों पे काम करते हैं जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं। जैसे आप रात को सोओगे तो वो आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो जब आपको नींद अच्छी आएगी तो ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जिसको भी स्ट्रेस ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, नींद बहुत अच्छी नहीं आएगी उस व्यक्ति को, और नींद नहीं आएगी तो वो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और पेट भी खराब रहेगा। तो इसके लिए लगभग कितने दिन का ट्रीटमेंट काफ़ी रहता है? हम वैसे तो कहते हैं कि 20 से 25 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाती हैं, कंप्लीटली क्योर हो जाती है जी। बहुत सारे लोगों की हुई भी हैं अगर शुरुआत है तो। अगर बहुत पुराना है, हाइपरटेंशन का 10 साल पुराना केस है, तो वो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। और टाइम वही सजेस्ट करते हैं आप, सुबह करा लो खाली? नहीं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो कभी भी कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसा तो क्या ये न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स आप दबाने की बात कर रहे हैं, ये सेफ़ है हर किसी के लिए, फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, या ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं या और भी हैं, तो या किसी का एग्जम्पशन भी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं कराना चाहिए? नहीं, देखो वैसे तो सबके लिए सेफ़ है, पर मेन चीज़ क्या है कि हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वो सिखाते हैं कि कितना प्रेशर किसको देना है। अगर बच्चे को तो आप थेरेपी दे रहे हो तो कितना प्रेशर देना है, या किसी दूसरे को दे रहे हो, या फिर ओल्ड एज में है कोई भी तो उनको प्रेशर कितना देना है। या फिर एक और चीज़ होती है कि किसी व्यक्ति की यंग एज में भी मसल्स वीक होती हैं तो उसको भी कहते हैं कि कम प्रेशर में थेरेपी देनी है। तो उन्हें जो भी थेरेपी कर रहे हैं तो उन्हें वो सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो कोई भी ऐसे अगर पॉइंट दबा रहा है तो वो उससे नुकसान भी हो सकता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा तेज दबा दिया तो वो कितना प्रेशर देना है तो वो पूरा। और किस तरीके का नुकसान हो सकता है अगर ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर दिया? पेन बढ़ सकता है। तोड़ेंगे तो नहीं कि कोई भी ज़्यादा तेज तो करेगा नहीं, पर फिर ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज दबाया है और उसकी मसल्स वीक हैं तो थोड़ा दर्द बढ़ सकता है। एज अ मोस्ट न्यूरोथेरेपिस्ट इन फरीदाबाद, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में आप देखते हैं? देखो, अब देखा जाए तो मैं कोविड के बाद देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ न्यूरोथेरेपी ही नहीं, बहुत सारी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के काम कर रहे हैं उन लोगों की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि देखा है कि बहुत सारी चीज़ों ने काम नहीं किया है। अल्टरनेटिव मेडिसिन से लोगों को बहुत सपोर्ट मिली है। और आगे जो हम खा रहे हैं, जो केमिकल बेस्ड खाना खा रहे हैं, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस वजह से मतलब बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बढ़ेंगी क्या, बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इस फील्ड में अवेयरनेस नहीं है। तो कम लोग आ पाते हैं, या वो कहते हैं कि मुझे तो 2 दिन में ठीक होना है। तो ऐसे लोग जल्दी के चक्कर में न्यूरोथेरेपी में या और अल्टरनेटिव थेरेपी में नहीं जाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उसकी डीपली नॉलेज नहीं है। जी। क्योंकि बाकी हम जो चीज़ों से ठीक कर रहे हैं और इस चीज़ से ठीक होने में कितना फ़र्क है। क्योंकि अगर हम किसी और चीज़ को से दर्द को ठीक कर रहे हैं और इससे कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हमने किसी चीज़ को हील किया है, न कि उसको दबाया। तो अगर हमने किसी चीज़ को दबा दिया है तो वो कुछ दिन बाद दोबारा से प्रॉब्लम्स आएगी और वो कई गुना बढ़ के आएगी। अगर हमने अल्टरनेटिव किसी भी चीज़ से उसको ठीक किया है तो वो दोबारा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आएगी भी तो वो एक छोटे रूप में आएगी। अगर वो भी जब आएगी जब हमने लाइफ स्टाइल को ख़राब कर रखा है। लाइफ स्टाइल अगर आपने ठीक रखी तो प्रॉब्लम्स दोबारा आएगी नहीं। जी जी। और इसमें किस तरीके के चैलेंजेस आप देख रहे हैं फिलहाल, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट? चैलेंजेस तो यही है कि अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे कि मतलब इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग इस अवेयरनेस का चैलेंज है। हाँ, कि इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि एलोपैथी, मतलब हाँ, इतना सब कुछ ख़राब होने के बाद भी आज भी लोग कहीं ना कहीं वहीं और
सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। जी, आप किसी भी अगर हॉस्पिटल में चले जाओ, उन्हें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बोर्ड लगाने की ज़रूरत है कि ये सेंटर यहाँ खुल गया है। एलोपैथी का कोई भी सेंटर हर जगह कामयाब है, क्योंकि सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक किसी को नहीं होना है। और जो मतलब थोड़ा सा इस चीज़ से मतलब आगे निकल चुके हैं, जैसे मैंने वृंदावन में काम किया था, तो वहाँ मोस्टली फॉरेनर थे, तो वो कहीं ना कहीं हमसे वो बहुत आगे हैं। तो उन्हें उस साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता है, और हेल्थ की जो अच्छी नॉलेज है वो उन लोगों को है। जी जी। क्योंकि वो हमसे ये एलोपैथी को खाने के बाद उन्हें पता है कि साइड इफ़ेक्ट कितने हुए हैं और कितने वो आज हेल्दी हैं। अगर किसी बच्चे को आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट न दे के अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दो, उस बच्चे की हेल्थ देखना और दूसरे बच्चे की हेल्थ देखना, दोनों में डिफरेंस होगा। वो थोड़े से ही हेल्प से ठीक हो जाएगा, दूसरा वाला इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। जी। तो इस अवेयरनेस की एब्सेंस तो एक है ही है, इसके अलावा कोई मिसकंसेप्शन भी है क्या कि लोगों को भ्रामक कुछ इसके बारे में जानकारी है या नहीं जानते, ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन भी है क्या इसके? नहीं, भ्रामक तो यही है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, वो हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं। आप कितना भी अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपने सामने करके दिखा दिया कि इसका दर्द ठीक हो गया, तो वो कहेंगे ऐसे ही हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, वो किसी चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अपने, अगर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, वो कह रहे खींचने से हो गया होगा, वो, या मैं कुछ और कर रहा था इसलिए हो गया होगा। तो कुछ कंफ्यूज लोग जो होते हैं समाज में, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं कि इससे ख़राब हो जाएगा, या उन्होंने शुरू से ये एलोपैथी ही देखी होती है बचपन से, और इसकी जानकारी नहीं है उनको। तो वो सबसे बड़ा कारण वो भी है, वो नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने कुछ दूसरा कुछ देखा ही नहीं है। जी जी। तो वो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें उस लेवल पर नॉलेज नहीं है। तो धीरे धीरे अगर हम काम करेंगे तो ये चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हो सकती हैं, और जो आज बहुत सारी इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोग परेशान हैं, वो ठीक हो सकते हैं। थैंक यू मनोज जी।